स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ईवी ड्राइव मोटर के बारे में, यानी कि ट्रैक्शन मोटर के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है, आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, और इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन की तरफ। जैसे कि मैं भी अगर इंजन में भी काम करूँगा, उसे कोशिश करूँगा कि सीरीज हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन में ला जाने की कोशिश करूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हर चीज़ में हो रहा है और ट्रेन खुल चुकी है। और बाय द वे, ट्रेन का लोकोमोटिव हमेशा से उसी पे चल रहा था, 100 साल से उसी पे चल रहा था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग गियर बॉक्स हटा के मोटर पे चलना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। और जो पूरा करंट ट्रेंड है, यानी कि ईयर 2000 से 2025 तक का ट्रेंड है, उसमें सीधा एक ट्रेंड लाइन है, मोटर मतलब और। हमें और मोटर चाहिए, और बेहतर मोटर चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। साइकिल हो, स्कूटी हो, कार हो, ट्रक हो, टैंक हो, सब के लिए। तो ये हो गया हमारा रियलिटी जो है। अब रहा बात कि उस क्लासिफिकेशन को ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। अगर आप उस मोटर से मूव कर पा रहे हो तो उसे ट्रैक्शन कहेंगे। वही, क्योंकि आपके नॉर्मल गाड़ी में बहुत सारा मोटर होता है, जैसे कि विंडशील्ड का वाइपर मोटर हो गया आपका, इसका क्या बोलते हैं, पंप्स हो गया जो इसके लिए वॉशर फ्लूइड्स के लिए रहता है, बहुत सारा पंप रहता है। तो सबको सेम कैटेगरी में ना ही रखें, इसीलिए ट्रैक्शन मोटर का एक अलग कैटेगरी होता है। फिर अब यहाँ पे दो चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, हाई टॉर्क मोटर बोलेंगे और हाई स्पीड मोटर बोलेंगे। दोनों का मतलब क्या है? तो जनरली जब भी आप इस कैटेगरी में बात कर रहे हैं, तो हाई स्पीड का मतलब होता है कि इसे गियर बॉक्स चाहिए होगा। गियर बॉक्स मतलब ट्रांसमिशन जैसा नहीं कि जिसमें आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, वो नहीं बोल रहे हैं। गियर का मतलब ये हो गया कि उसे स्टेप डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप टेस्ला का मोटर देखेंगे, जो वो बहुत ज़्यादा पागल आरपीएम पे चलता है, वो 20,000 आरपीएम पे रहता है। तो 20,000 आरपीएम पे चक्का थोड़ी चलेगा। तो वो 20,000 से नीचे उतार के, मतलब समझिए 2-3 स्टेप डाउन करते हैं, तब जाके यूज़फुल आरपीएम आता है। तो उस मोटर को क्लासिफाई किया जाएगा हाई स्पीड। यानी कि आपका ज़रूरत जो भी है, अगर उस ज़रूरत में आपको गियर बॉक्स लगाना पड़ रहा है कि ठीक है सर, मेरे को इस मोटर से ओला का स्कूटी चलाना है, और अब आपको उसमें ये करना पड़ता है, बेल्ट पुली लगा के आरपीएम घटाना पड़ रहा है, तो उसे कहा जाएगा कि आपका जो मोटर है वो हाई स्पीड मोटर है, ना कि हाई टॉर्क मोटर। हाई टॉर्क मोटर उसको कहा जाएगा जहाँ पे आपको टॉर्क मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो। जैसे कि वही आप ओला स्कूटी लीजिए, बहुत सारे और इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आपको मिलेंगे जिसमें चक्के में ही मोटर है, तो वो सब हो गया हाई टॉर्क मोटर। हाई स्पीड का मतलब है कि आपको स्पीड घटाना पड़ रहा है, तब जाके यूज़फुल होगा। और ये मतलब टॉर्की मोटर का मतलब होगा कि डायरेक्ट चला रहे हो। तो ये ऐसे करके कैटेगराइज़ किया जाता है। तो आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे कि बोल देंगे सर, हमारे ये मोटर का क्लासिफिकेशन है टॉर्की मोटर। तो मतलब क्या मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट चक्का को इसी से घुमाओ। जैसे इन व्हील मोटर हो गया, स्कूटी वाला मैंने आपको बात किया, तो वैसे ही। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है। ट्रैक्शन मोटर के अंदर 2 क्लासिफिकेशन आएगा। हाई स्पीड मतलब आरपीएम बम बम है, लेकिन आपको आरपीएम घटाना है ताकि टॉर्क बम बम हो जाए। और हाई टॉर्क है, जहाँ पे आपको गियर का फचांग कम हो जाता है। अब रहा बात कि ये आपको दूसरा समझ में, हम लोग का जनरली जो मोटर रहता है वो उतना लोड में नहीं देता। जैसे घर में आपका पानी का पंप है, वो कई साल चलता है, लेकिन वो उतना लोड में नहीं रहता। उसे बनाया गया है 1 आरपीएम के लिए, वो आता है मतलब इंडक्शन मोटर है, स्टार्ट हुआ, अपना ये आरपीएम पे आया, जो भी उसका सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा-सा स्लिप में रहेगा, वहाँ गया, रुक गया, काम खत्म। काम खत्म, उसको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत ढिंक चिक्का होता है, अगर वो ट्रैक्शन, क्योंकि बोल रहे हैं ना, आप गियर बॉक्स हटा चुके हो। अब आप उससे ये नहीं करोगे कि फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, नहीं, उसका आरपीएम उसके हिसाब से चेंज करना कि आप कितना स्पीड पे चला रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे पुट एंड फॉरगेट कहा जाता है। यानी कि आप नहीं कह सकते हैं कि जैसे बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल मोटर होते हैं जो कि चलते हैं 50 साल, 100 साल चलते हैं, तो कैसे चलते हैं? बहुत उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पावर प्लांट के देखें, तो कुछ-कुछ पावर प्लांट में जो बस बार्स हैं, जो मतलब कि आपका स्टेटर है और रोटर है, उसमें जो कंडक्टर है उसे बदला जाता है पूरा स्टार्ट टू फिनिश, तब जाके वो उतना चलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के मोटर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। ट्रेन का मोटर में भी, मतलब जो ट्रेन का ट्रैक्शन मोटर है, उसमें भी छेड़ मेंटेनेंस होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे उसे छेड़ना नहीं है। छेड़ना ही नहीं है, मतलब कि उसे डाल दिए, भूल जाओ। मतलब एटलीस्ट 20 साल तक तो आपको भूल ही जाना है। अगर उससे पहले बोल गया तो उसे खराब बोला जाएगा। तो या तो मतलब कोशिश किया जाता है जनरली कुछ और बिगड़ जाए ताकि आप गाड़ी फेंक दो, या तो पुराना स्टाइल हो गया, या बैटरी इतनी कमज़ोर होगी, गाड़ी त्याग दे रहे हो, लेकिन मोटर नहीं बिगड़ना चाहिए। तो वही समझिए कि पुट एंड फॉरगेट, इसमें हर चीज़ को चेक ऐसा किया जाएगा कि अच्छा, इसमें बेयरिंग ऐसा डालो जो लगा दिए भूल जाओ। इसमें जो लुब्रिकेशन यूज़ हो रहा है डाल दो, भूल जाओ। हर चीज़ डालो और भूल जाओ, दिमाग नहीं लगाना है उस पे। ये हो गया। और वही बोल रहे हैं, डाउन टाइम और मेंटेनेंस ये सब का लग्ज़री नहीं मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर को। तो आप आराम से घर का जो मोटर है, कभी-कभी बीच-बीच में बनवाने चले गए, स्टेटर जल गया तो उसे ठीक करवा दिए, वो सब इसमें नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इन्वर्टर पे कि गलती से भी गलत बिजली नहीं जाए, और आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके सारे बेयरिंग उसिंग में कि कभी बिगड़े नहीं।
तो वही हो गया। और मैन्युफैक्चरेबिलिटी मैटर करता है, क्योंकि कहने को आपको मिल सकता है, मान लीजिए एक मोटर है, इसमें हर चीज़ है सर, इसको लो आरपीएम टॉर्क भी है, हाई आरपीएम टॉर्क भी है, एफिशिएंसी पूरा है, सब चीज़ बम बम है, लेकिन सर बनाने में लुट जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। तो वही समझिए, मैन्युफैक्चरिंग बहुत मैटर करता है। इसीलिए आप मोटर में काफ़ी सारे एवोल्यूशन देखेंगे कि मार्क 1 वाले, मतलब कि 2010 में जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रहे थे उसका कैसा मोटर था वर्सेस 2020 में जो आ रहे हैं उसका कैसा है, बहुत मिलेगा। और स्टेबल सप्लाई चेन बहुत मायने रखता है, यानी कि जैसे शुरू-शुरू में बहुत परमानेंट मैग्नेट दबा के डाला जा रहा था, लेकिन उसका सप्लाई चेन बहुत नाजुक है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल का मतलब शुरू में उतना डिमांड नहीं था तो दाम बहुत कम था। जहाँ डिमांड बढ़ा दाम भाग गया, पता चला कि कुछ ही कंट्री के पास सप्लाई है, तो एकदम वो डिमांड बहुत हाई हो गया, सप्लाई लिमिटेड हो गया, तब तो दाम योलो हो गया। तो वहाँ पे लोगों को तुरंत मोटर का डिज़ाइन बदला कि भैया इसमें मैग्नेट कम करो। अभी सारे इसमें आपको इस तरह के मिलेंगे जिसमें मैग्नेट को बहुत कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि और फिर एंड ऑफ लाइफ की करोगे क्या एंड पे, मतलब कि आप गाड़ी का मोटर है, जैसे कि हमारा जो गाड़ी का इंजन होता है, वो होता है कि एक पॉइंट के बाद उसे स्क्रैप कर देते हो, उससे मेटल पिघला के निकाल लेते हो। मोटर में क्या करोगे, कैसे सोचोगे, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये सब अभी थोड़ा नया है तो हम लोग उतना सोच नहीं रहे, लेकिन ये हम लोग करते आ रहे हैं और करना ही पड़ेगा। जैसे कि स्मार्टफोन पहले नहीं सोचते थे रिसाइकिल कैसे करेंगे, लेकिन अब उसके लिए पूरा प्लांट्स बन रहे हैं, उसका पूरा सिस्टम बन रहा है। सेम इसके साथ भी होगा। तो ज़रूरत है, और ये मतलब एकदम बेसिक चीज़ नहीं है। तो वही समझिए, गाड़ी अगर उससे चल रही है तो उसे ट्रैक्शन मोटर कहा जाएगा। हाई टॉर्क वाले का मतलब है कि डायरेक्ट ड्राइव किया जा रहा है, और स्पीड का मतलब है कि आपको स्पीड घटाना पड़ रहा है ताकि टॉर्क उतना हो जाए जो आप यूज़ कर सकें। सबका अपना फ़ायदा नुकसान है, लेकिन इसे ऐसा बनाना होता है रख के भूल जाओ। और इसमें वो भी नहीं होता कि इंजन रीबिल्ड करो, जैसे कि ट्रक वर्क वाले में आपको ये रहता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इंजन को आप हर 5 साल में खोल-खाल के पूरा मतलब ये करो, रीमैन्युफैक्चर करो एक तौर से। क्योंकि जो वेयर एंड टेयर है वो, यहाँ पे वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मतलब बनाओ, लगाओ, भूल जाओ। हो गया सर, काम खत्म सर, दी एंड। तो यही है। और स्टेबल सप्लाई चेन होना चाहिए कि जैसे मान लिया आपने कंपनी, हमने ना ये मोटर डिज़ाइन सेलेक्ट किया, इसमें 50 ग्राम मैग्नेट है। मान लीजिए आप इंजीनियर से 10 पीस मंगवाते भी है कि ठीक है 10 पीस हमें बना के दो, हम पूरा टेस्टिंग करेंगे। वो 10 पीस का दाम अलग होता है वर्सेस कि आप ऑर्डर करते हो 1 लाख पीस का, तुरंत कंपनी बोलेगी सर उतना मैग्नेट हम नहीं दे सकते। वहाँ उतना आपको मैग्नेट जो गाड़ी के ग्रेड का है सर, दाम में आप लुट जाओगे, और उतना सप्लाई गारंटी भी नहीं दे सकते। तो ये भी सोचना है, सप्लाई चेन स्टेबल होना चाहिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल डेटा पे। तो इलेक्ट्रिकल डेटा में थैनोस चलते हैं, यानी कि हर चीज़ को बैलेंस करना है, परफेक्टली बैलेंस। आपको कहीं नहीं ये हो जाए तो सारा समस्या सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वही समझिए कि 3 चीज़ आपको सबसे कॉमन चीज़ सुनने को मिलेगा। पहला होता है वोल्टेज। तो क्या होगा अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूँ, जैसे कि शुरू-शुरू में हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का वोल्टेज काफ़ी कम होता था, 200 वोल्ट पे आपका 97 में 1998 में 200 वोल्ट पे आते थे। फिर हो गया थोड़ा वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 400 वोल्ट। अभी कीव के कुछ-कुछ बैटरी में 800 वोल्ट चले जा रहे हैं, तो वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ा देते हैं। और तो दिक्कत ये समझिए कि वोल्टेज का लिमिटिंग होता है इंसुलेशन से, यानी कि जो आप कॉपर का वायर देख रहे हैं उसमें जो एनामिल कोटिंग है वो वोल्टेज नहीं संभाल सकता कि आप उसमें 5000 वोल्टेज दे दो, वो पिघल जाएगा। 5000 वोल्ट डालिएगा, वो एनामिल बोलेगा सर हमसे नहीं संभलेगा ये। एनामिल सबसे बड़ा वीक लिंक होता है हाई वोल्टेज में। तो ये समझना है कि आपका वोल्टेज लिमिटेड है बाय जो उसकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन है, हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि एक काम करेंगे ना कि 5000 वोल्ट का क्यों नहीं करते, आता है 5000 वोल्ट का मोटर आता है, 13000 वोल्ट का मोटर आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो उसकी कंडक्टर्स के पास दबा के इंसुलेशन डालना पड़ता है ताकि वो संभाल सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वोल्टेज का कौन लिमिट कर रहा है, इंसुलेशन। नहीं तो आप डालने का बहुत इतनी छोटा सा मोटर में डाल दो, 11 किलो वोल्ट डाल दो, लेकिन इंसुलेशन नहीं संभाल पाएगा। फिर हो गया एम्प, ठीक है, हम वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते, करंट बढ़ा देते हैं। करंट में दिक्कत होता है थर्मल रनअवे, यानी कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर का रेटिंग जो आप देखते हैं वो मजाक रेटिंग है, जिसे हम लोग कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। पता नहीं इंडिया में कहाँ से 25 डिग्री सेल्सियस की रेटिंग आती है, आईएसआई क्या कर रहे हो, उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे रेटिंग करो, बट ठीक है। और जो कंडक्टर है, मोटर आपका स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस का रेटिंग, एम्प रेटिंग घट गया। आपने बोला हम इसमें करंट डालते हैं, बम बम पावर डालते हैं, अति उत्तम टॉर्क निकालते हैं। आपने बढ़ा दिया करंट, टेम्परेचर बढ़ गया 80, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस और बढ़ गया, अब वो और भागने लग गया, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल रन, पिघल जाएगा आपका मोटर। तो इसलिए ये भी नहीं है कि करंट ना हम अल्ट्रा करंट डाल देते हैं, एकदम एकदम योलो कर देते हैं, 10,000 किलो वोल्ट डाल देते हैं, किलो एम्प डाल देते हैं। पावर प्लांट के जनरेटर सब में इतना एम्प जाता है कि उसको ऐसे नहीं नाप सकते, तो उसे नापने के लिए किलो एम्प में बात होता है कि भैया 1000 एम्प हमारे लिए छोटी बात है, हम लोग तो 13 किलो एम्प, 50 किलो एम्प, कुछ कुछ बड़े टर्बो जनरेटर 100 किलो एम्प। वो एम्प अगर आप ऐसे 2 जगह पे रखें ना और मेटल में छुआ है, वो ट्रेन का पटरी पिघला देगा तुरंत। वो एम्प नहीं है, वो अथाह एम्प है। तो एम्प का लिमिट होता है कि आप एम्प क्यों नहीं बढ़ा देते हो सर, पिघल जाएगा। तो ये 2 चीज़ आपका लिमिट हो गया। वोल्टेज आपका बोल रहा है सर इंसुलेशन बोल जाएगा, और थर्मल लिमिट बोलता है सर बहुत करंट डालोगे ये पिघल जाएगा। और फिर आप बोलोगे ठीक है, तो एसी के बारे में बात करिए, जिसमें भी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास एक और वेक्टर आता है। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और एक तीसरा वेक्टर है फ्रीक्वेंसी।
तो क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। बहुत अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के कारण ही इलेक्ट्रिक मोटर का इतना डेवलपमेंट हुआ कि हम लोग फ्रीक्वेंसी, जैसे आपके घर में जो मोटर रहता है वो सब की फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। अब वहीं पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगता है या एयरक्राफ्ट में लगता है, एयरक्राफ्ट के अंदर भी जितने ब्लोअर्स फैन रहते हैं वो सब भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चलते हैं। कितना? 400 हर्ट्ज। तो आप सोचेंगे अच्छा 400 हर्ट्ज में हमको इतना हॉर्स पावर मिल रहा है, क्या होगा अगर हम 800 हर्ट्ज कर दें, क्या होगा अगर हम 1400 हर्ट्ज कर दें? तो वहां पे एक दूसरी लिमिट आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट। यानी कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर का आउटर का मतलब जो लेयर, जैसे मान लिया आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का आउटर लेयर में करंट जा रहा है, बीच में खाली हो जाता है, बीच में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं, खत्म। तो कहने को आप देखो 2.5 स्क्वायर mm का मेरा कंडक्टर, नहीं सर, आप 400 डालोगे तो उसका स्क्वायर एरिया जो आता है जिसमें एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है 5 स्क्वायर mm। इसीलिए आप देखिए जब भी एसी ट्रांसमिशन लाइन रहता है उसमें हमेशा छोटे छोटे कंडक्टर के बंडल रहते हैं, एक मोटा नहीं डाला जाता है, वो जाएगा नहीं, स्किन इफेक्ट लॉस कर देगा उसको। तो वो भी लिमिट है। तो यही तीन चीज को बैलेंस किया जाता है, यही तीन लीवर इंजीनियर के पास जाएगा कि भैया हमको ये चाहिए, अब वो इस तीनों को आगे पीछे कर करके आपको मैनेज करेगा। जैसे कि पोल काउंट, अब आप लोग सुनते हैं कि मोटर में पोल होता है, तो अगर हम पोल घटा देते क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। क्या होगा अगर हम पोल घटाने की जगह, जैसे 2 पोल का मोटर है, हम क्या होगा अगर उसमें 12 पोल डाल दें, आपको टॉर्क बम बम मिल जाएगा। जैसे कि आपको बहुत टॉर्क की मोटर चाहिए, जनरली आपको पोल बढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, मान लो पोल ही क्यों नहीं बढ़ा देते, पोल बहुत बढ़ाते जाइए कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए पोल को भी बैलेंस करना रहता है कि मतलब जितना आपको टॉर्क चाहिए, आप जो भी टॉर्क मांग रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर दे देगा। इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क के मामले में पर दादाजी लेवल पे है, क्योंकि वो 0 आरपीएम पे टॉर्क दे सकता है। कोई इंजन नहीं है, ना F1 है ना डीजल इंजन है, कोई इंजन नहीं है जो 0 आरपीएम पे टॉर्क दे। इलेक्ट्रिक मोटर भैया हम हिला के रख देंगे, टेंशन मत लो। तो आप सोचे ना, हम पोल डाल देते, 24 पोल डाल देते, एकदम गर्रा उड़ा देते, डाल दीजिए, चलेगा भी, टॉर्क भी मिलेगा, लेकिन आपकी इफिशियंसी खराब होने लगेगी क्योंकि आपका कॉपर लॉसेस बढ़ जाएगा। तो वही बैलेंस करना होता है कि सर 2 सबसे कम हो गया, मान लीजिए आपका डिजाइन में आ रहा है कि 12 सबसे मैक्सिमम, तो आप इसके बीच में कहाँ पे आप रुकिएगा। कोई कंपनी 4 पे फोकस करती है, कोई 6 पे करती है, जनरली 4 और 6 या 8 आपको मिलेगा। तो ये हो गया पोल काउंट का वेक्टर कंट्रोल। फिर हो गया वोल्टेज। वोल्टेज में सीधा सीधा बात है कि आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, स्पीड बढ़ जाए जनरली, लेकिन एसी वाले में थोड़ा तिगड़म हो जाता है, लेकिन आप समझिए रफली वो ट्रांसलेट होता है। और वोल्टेज हम लोग बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उससे इफिशियंसी बेटर होती है, इसीलिए 400 वोल्ट से 800 वोल्ट। लेकिन बस इंसुलेशन की फिर इंजीनियर्स की बैंड बज नहीं लगती कि सर हम कैसे इंसुलेट करें, आप बोल रहे हैं हमको 1 स्क्वायर mm का भी जगह नहीं दे रहे हैं, आप हमको चारों के सर हम ऐसा करो ना 10 माइक्रोन लेयर फेंको और उसमें हम 1 किलो वोल्ट रोक दें। इसलिए क्या फूक रहे हो सर, मांगने को कुछ भी मांग ले तो ऐसे थोड़े चलता है। तो वोल्टेज बढ़ाना आप जनरली चाहोगे, लेकिन वही इंसुलेशन बोलता है सर क्या बच्चे की जान लोगे। फिर करंट, करंट में डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन टॉर्क पे उसका सीधा आता है, इसीलिए हाई टॉर्की मोटर जो होते हैं दबा के करंट खाते हैं। तो टॉर्क आप चाहिए तो भाई बोले टॉर्क क्यों नहीं बढ़ा देते, एकदम अल्ट्रा एम्प कर देते, भाई दिक्कत होता है। सर कॉपर बोलेगा सर हम सुपर कंडक्टर नहीं है, बढ़ाने का बढ़ा दोगे हम पिघल जाएंगे। तो वो आपको बैलेंस करना होता है। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सीधा ये एसी मोटर में डायरेक्ट कंट्रोल करता है कि आपका कितना ये चल रहा है, क्या बोलता है आरपीएम पे चल रहा है। अगर आप लोग सीएनसी मशीन में स्पिंडल जो आती है उसमें जो हाई क्वालिटी वाली रहती है उसमें ये रहता है कि एसी हर कंट्रोल से उसका आरपीएम कंट्रोल करता है कि 5000 आरपीएम पे चलेगा, कि 10,000 आरपीएम पे चलेगा, कि 20,000 आरपीएम पे चलेगा। वो कंट्रोल होता है आपका फ्रीक्वेंसी से। और फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाते जाएंगे टॉर्क घटता जाएगा। लेकिन वही समझिए फ्रीक्वेंसी एकदम जो लो लेवल हो गया, लाइन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स हो गया, 60 हर्ट्स हो गया, वो थोड़ा इनएफिशिएंट है। 400 तक ठीक है, लेकिन अब बोले ना क्या होगा अगर 800 हर्ट्स कर दें सर, तब कोर लॉसेस आपका इतना बढ़ जाएगा कि फायदा नहीं है। तो यही यही सब चीज को बैलेंस करने का काम थैनोस का होता है। थैनोस आके ये सबको बैलेंस करता है। अब बात करते हैं आपके ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस के समझिए हर टोपोलॉजी मोटर का मतलब पूरा पीएचडी स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तो हर टोपोलॉजी आपको कुछ देगा कुछ ले लेगा, और जरूरी नहीं कि जिस जगह पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां ले ले, कहीं और ले सकता है। तो ये सब आपको बैलेंस करना होता है। जैसे कि सिंपल आइडिया, इंडक्शन मोटर, पहले टेस्ला यही यूज करता था। इंडक्शन मोटर है तो इसमें ये फायदा था कि वो लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो इफिशियंसी बढ़ गई। ये आपका घर में जो पानी वाला मोटर है उससे ज्यादा इफिशियंट है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हाई रहता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। और इसका ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप जब हाई स्पीड पे आते हैं, यानी कि ये आरपीएम बहुत हो जाता है, 5000, 6000, 10,000, इसके केस में 20,000 आरपीएम, तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है एक्चुअली। यानी कि अगर आप इसे चला रहे हैं 10,000 आरपीएम में, मतलब मान लीजिए 85% इफिशियंट है, 20,000 पे चला रहे हैं 95% इफिशियंट हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी बढ़ती है हाई आरपीएम पे, इसीलिए लोग इसको जब भी लगाते हैं कोशिश करते हैं कि एकदम हाई स्पीड मोटर के पीछे जाओ। तो वो सब आपको बेनिफिट मिलता है। तो साइड इफेक्ट क्या है? रोटर
रोटर बहुत इनएफिशिएंट है क्योंकि वो सिंक्रोनस नहीं है, वो स्लिप करता रहता है, उसमें करंट बनता है, करंट शॉर्ट सर्किट आप कर रहे हो, जो होता है ना वो इधर क्लैंप और उधर स्क्विरल केज को जो आप क्लैंप ये कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। तो उसकी पेनल्टी ये होती है कि रोटर में हमेशा हीट जनरेट हो रहा है क्योंकि आप उसमें फंडामेंटली बिजली लॉस कर रहे हैं। तो सस्ता मोटर सब में एल्युमिनियम यूज़ होता है, ये सब में बहुत हाई क्वालिटी कॉपर यूज़ होता है। लेकिन सब चीज़ का एक लिमिट आ जाता है कि सर क्या करोगे, मतलब वो फंडामेंटली लॉ ऑफ फिजिक्स में है कि वो रोटर फालतू का गर्म होगा। तो इसमें तो रोटर में हॉलो करके उसके अंदर लिक्विड डालना पड़ता था ताकि रोटर ये रहे, क्या बोलते हैं, पिघले नहीं, मतलब एक्चुअली इफिशिएंट रहेगा। रोटर में एक दिक्कत हो, रोटर गर्म होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इफिशिएंसी घट जाएगी, टॉर्क कम होने लगेगा। तो इसीलिए ये लोग रोटर ठंडा करना है। ये बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम मतलब अर्ली 2000s की बात कर रहे हैं, उस टाइम ये लोग समझ गए कि भैया इंडक्शन मोटर में प्रॉब्लम नहीं है, जो उसका प्रॉब्लम है कि जो लॉसी रोटर है उस रोटर को ठंडा करके मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए शुरू के टाइम में सब लोग शॉक हो गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इतना टॉर्की कैसे है। बात है मोटर में टॉर्क का प्रॉब्लम नहीं, वो थर्मली लिमिटेड था, तो कूलिंग करके उसे सॉल्व किया। तो ये हो गया। और ये अब यूज नहीं होता है, अब यूज होता है मैग्नेट एसी सिंक्रोनस मोटर, आपको जनरली समय मिलेगा। ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये दबा के मैग्नेट मांगता है। इसमें जितना मैग्नेट लगता है कि दर्द हो जाए, इतना पैसा लगता है। बीच में ये आया और इसका प्रॉब्लम होता है कि इसका एकदम उल्टा है, ये लो आरपीएम पे बहुत कमजोर कड़ी बन जाती है, इसलिए हाँफने लगता है। लो आरपीएम पे हाँफने लगता है, हाई आरपीएम पे हम गर्दा उड़ा देंगे, लो आरपीएम पे हमसे ना हो पावी। अब वहीं मैग्नेट मोटर बोलता है अरे सर लो आरपीएम तो हम हैं, हम ही संभाल लेंगे, उसमें आप एक्सीलेटर दबाइए, गाड़ी 0 to 10 में एकदम मिसाइल बन जाता है। तो आरपीएम वाला, लेकिन मैग्नेट इतना खाता है कि तो शुरू में जब डिमांड नहीं था तो सब लोग डाल रहे थे कि अरे डालो ना अपना मैग्नेट दबा के डालो ना। बीएमडब्ल्यू बोल रहा था सर हम 1 किलो मैग्नेट डाल रहे हैं, दूसरे हम 2 किलो मैग्नेट डाल रहे हैं। लेकिन दाम इतना बढ़ गया कि अब सब लोग आ जाओ नीचे आ जाओ सर, हम 100 ग्राम दे रहे हैं, हो गया। और दूसरा एक साइड इफेक्ट है, हाई आरपीएम पे मैग्नेट जो कि उसमें रोटर में है वो बैक ईएमएफ बनाने लगता है। तो एक हद तक आप फोर्स कर सकते हो स्टेटर में, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो लड़ाई करने लगता है। यानी कि आरपीएम हाई आरपीएम पे ये ज्यादा एफिशिएंट है ना कि मैग्नेट एसी सिंक्रोनस मोटर। तो वो एक थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर, इसीलिए हम लोग इंडक्शन मोटर से चले, उसके बाद मैग्नेट एसी सिंक्रोनस मोटर है उसे भी त्याग दिया। अब आ गए हैं हम लोग मैग्नेट रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर थोड़ा अलग टपोलॉजी पे काम करता है। उसकी टोपोलॉजी होती है कि आपका ये जो मैग्नेट का स्टेटर है वो स्टेटर एज ए रिलक्टेंस टॉर्क पे काम कर रहा है। यानी कि जैसे बिजली हमेशा कंडक्टिव पाथ खोजता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंडक्टिव पाथ खोजता है, तो उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो आपका रोटर ऐसा डिजाइन करो कि उसमें फ्लक्स को एक सही रास्ता मिले, और जो सही रास्ता है उसे हम लोग पोल कहेंगे। तो वो काफ़ी काम करता है। साइड इफेक्ट उसे चलाना पड़ता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। और वो मोटर भी कहना बहुत गलत बात है क्योंकि उसको लिटरली जैसे स्टेपर मोटर को आप घुमाते हो ना ये कंट्रोलर से, वैसे उसे घुमाना पड़ता है, बहुत तिगड़म है। लेकिन हाँ एफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन हाँ ड्राइविंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको चलाना फचांगे, इसीलिए वो सब आपको घर में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि एसी 3 फेज डालो वो चलने लगेगा, वैसा नहीं है, वो चलता नहीं। वो उसको लिटरली वीएफडी को घूमो 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 करना पड़ता है। तो ठीक है रिलक्टेंस मोटर से गाड़ी खुल गई, लेकिन उसमें थोड़ा पावर कम लग रहा था। तो किसी समझ आया कि इसमें हम मैग्नेट ना तिगड़म में लगाते हैं, पोल को थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हैं। तो फायदा ये हुआ कि रिलक्टेंस मोटर में डाले तो ये हो गया कि मैग्नेट पे अभी भी चल रहा है, सिंक्रोनस मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, लो आरपीएम टॉर्क मिल रहा है मैग्नेट के चलते। हाई आरपीएम पे रिलक्टेंस मोटर बोल रहा है हम संभाल लेंगे। तो बस समझिए एक रोटर के अंदर दो की शादी करा दी गई कि रिलक्टेंस हाई आरपीएम पे चालू हो जाता है, मैग्नेटिक मोटर लो आरपीएम पे रहता है। तो अभी जितना भी आप मार्केट में देखेंगे जनरली सब आपको यही मिलेगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस मोटर। ये सस्ता होता है क्योंकि मैग्नेट थोड़ा कम लगता है, बैक ईएमएफ कम होता है क्योंकि बहुत दबा के मैग्नेट नहीं डाले हैं इसमें, तो बहुत अच्छा है। फिर हो गया ये सब तो महंगे लोगों अमीर लोगों के लिए, गरीब लोग भैया ई रिक्शा चला रहे टोटो चला रहे उसके लिए क्या है, उस सबके लिए ये सस्ता वाला देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बीएलडीसी में। तो बीएलडीसी कम दाम के लिए जनरली ठीक रहता है, आपको ज़्यादा हुआ नहीं करना है तो बीएलडीसी लो, खुश रहो, सस्ते में निपटा लो। और हाँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि बीएलडीसी का स्टेटर अगर आप देखेंगे तो एकदम ऐसा ही लगता है जैसे आपका बाकी सारे स्टेटर ऑलमोस्ट सब कंपनी का सेम है। तो अंतर क्या है बीएलडीसी में जब भी आप इसको वीएफडी को खोल के देखिएगा, यानी वहाँ पे पोल्स पे जो हम कॉइल हैं, कॉइल पे आप लगाते हो प्रोब, ऑसिलोस्कोप में देखिएगा वो 0 से ऊपर जाएगा। जैसे मान लिया 100, ठीक है, 0 से 100 गया, 100 से 0 आया। वहीं पे एसी वाले जितने मिलाएगा 0 to 100 जाएगा, 100 to 0 आएगा, 0 to -100 जाएगा, ऐसे जाएगा। तो PWM इस्तेमाल होता है बीएलडीसी में। और जो भी मोटर में आप ये कर रहे हो कि एसी चल रहा है स्टेटर में, वो एसी मोटर हो गया। एसी मोटर ज़्यादा एफिशिएंट होता है लेकिन चलाना थोड़ा सा तिगड़म होता है। बीएलडीसी सस्ते में निपटाता है, यानी पंखा पे बीएलडीसी क्यों डाल रहे, सस्ता है। टोटो में क्यों डाल रहे हैं, सस्ता है। ऑलमोस्ट सेम मटेरियल काउंट में हम आपको बेटर मोटर बना सकते हैं, लेकिन उसका ड्राइवर का दाम बहुत भाग जाएगा। तो फिर फायदा नहीं होगा कि सर मोटर तो 5000 का है, हाँ सर ड्राइवर 10,000 का है। इसीलिए जनरली बीएलडीसी सस्ते लोग सस्ते में निपटाने के लिए किया जाता है।
और मेरा पर्सनल फेवरेट जो दादाजी परदादाजी मोटर है, सबका बाप है, जिसे हम लोग कहते हैं एसी ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर, ये वाला मोटर। अगर आप मैग्नेटलेस मोटर लिखेंगे, एक टाइम पे मेरा वीडियो इतना चल गया था कि गूगल में मैग्नेटलेस मोटर लिखता था, मेरा ही नंबर आता था। तो मैग्नेटलेस मोटर क्या बोले, तो ये तो भी मैग्नेटलेस है। ये मैग्नेटलेस है लेकिन सिंक्रोनस नहीं है। ये मैग्नेटलेस है लेकिन सिंक्रोनस है, यानी कि स्लिप नहीं करता, यानी कि रोटर भूंजा बड़ा नहीं बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इसमें रोटर को कूल करना पड़ता है, इसमें रोटर चिल चिल ब्रा ब्रा इक्वल्स चिल। तो ये टेक्नोलॉजी है, पहले से भी था, बोलना बहुत बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, 100 साल से यूज़ हो रहा है, लेकिन उस सबकी फ्रीक्वेंसी लो रहती थी, यानी 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का रहता था। तो किसी को इंजीनियर को समझ में आया, सर जब टेक्नोलॉजी है तो हुला लाला काहे कर रहे हैं, उसे बस छोटा करो। और उतना डिमांड नहीं था कि इसे छोटा करने में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में तो बड़ा बड़ा था ही, टेंशन नहीं था। तो फिर हो गया कि यार अब इस पर रिसर्च करते हैं। तो अभी तक मैंने 2 OEM पार्टनर्स को देख लिया जो इसे रिलीज़ कर चुकी है, मैंने दोनों का नीचे वीडियो भी दे दिया। तो ये सबसे बेस्ट है। तो बोले, अगर मैं तो बोलता हूँ कि सब में कुछ प्रो एंड कॉन्स है, तो ये बोल रहा हूँ सब बेस्ट है। सर इसमें सब चीज़ आपको बहुत बढ़िया है, बस एक चीज़ में दिक्कत है, मास प्रोड्यूस करना इसको किसी को नहीं समझ में आया। जैसे इंडक्शन सबसे सस्ता, टेक इट एंड गो। रिलक्टेंस मोटर, टेक इट एंड गो। रिलक्टेंस मैग्नेट मोटर थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन टेक इट एंड गो है। ये अभी तक, क्योंकि स्टेटर सेम है लेकिन रोटर बनाने में फचांग ज़्यादा है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और इसीलिए कहते हैं राइट टूल फॉर द राइट जॉब। यानी कि कल को बोला मैं ये मोटर लगा देता हूँ ना अपना ई रिक्शा में, बोले भैया ई रिक्शा आपका जितना मोटर उतने का आ रहा है, और प्लस ड्राइवर भी महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए बैलेंस करना होता है। तो ये हो गया ऑप्शंस टोपोलॉजी का। और इसीलिए बोल रहे कोई आप बोल रहे ये परफेक्ट है, जनरली कहीं ना कहीं धांधली होगा। अब बात करते हैं वाइंडिंग का, क्योंकि वाइंडिंग सब है, मतलब मोटर की आत्मा कहाँ पे है, वो उसकी वाइंडिंग में है। आपका मोटर कब जिंदगी त्यागता है, जब उसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मा है उसका वाइंडिंग को संभालिए, बम बम रहेगा। और वाइंडिंग क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। अब रहा बात कि ये जनरली स्टेटर में तो रहना ही है इसको, स्टेटर यानी जो चीज़ घूम नहीं रहा है उसे स्टेटर कहते हैं, हमेशा रहेगा। रोटर में भी डाला जा सकता है, जैसे कि आपका जो ड्रिल वाला मोटर है वो यूनिवर्सल मोटर है, उसमें रोटर में भी कॉइल है। तो ये दोनों आपको मिलेगा। अब ये समझिए कि राउंड वायर रोटेशन जो होता है, जैसे कि नॉर्मल वाला आप देखते हैं, वो काफ़ी टाइम टेस्टेड है, सस्ता है, और उसकी यील्ड भी अच्छी होती है। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास आप जाते हैं और बोलते हैं सर हमको ये प्लांट दे दो कि हमको मोटर बनाना है, वो बोले सर हम आपको 80% का यील्ड दे देंगे। यानी कि अगर आप 100 पीस बना रहे हैं, 80 मोटर आपका डायरेक्ट पास होगा, बाकी को शायद रिवाइंड करना पड़े या रिजेक्ट करना पड़े, वो आप डिसाइड करो। और आप जाते हो कि सर हम हेयर पिन वाइंडिंग करेंगे, जो अभी काफ़ी हाइप चल रहा है, सर बना तो देंगे लेकिन 50 to 60 में ही हमारी बोल जा रही है। यानी कि मोटर आपको दाम ऑलमोस्ट 10% या 20% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी उधारी का काम नहीं कर रही है। भले आपको 100% सही मिल रहा है, यानी लेकिन अगर उनका रिजेक्शन हो रहा है तो वो दाम बढ़ा देंगे। तो इसीलिए राउंड वायर वाइंडिंग काफ़ी यूज़ करते हैं। और उसका एक फंडामेंटल फिजिक्स का फ़ायदा होता है जब भी आप राउंड वायर इस्तेमाल करते हैं, कि वो हाई फ्रीक्वेंसी संभाल पाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो बहुत छोटा छोटा खूब सारा सरफेस एरिया दे रहा है। एसी हाई फ्रीक्वेंसी सरफेस एरिया पे चलती है, अंदर कोर में नहीं चलता है। इसीलिए इसका जो सरफेस एरिया है, कंडक्टर का सरफेस एरिया है, वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी में बहुत अच्छा काम देता है। इसीलिए टेस्ला के बहुत सारे मोटर में अभी भी आपको हेयर पिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। वो हाई फ्रीक्वेंसी पे हेयर पिन नहीं अच्छे से काम करता है, क्योंकि हेयर पिन बोल रहे हैं ना, वो स्किन इफेक्ट से लड़ने लगता है कि सर देखो इतना चौड़ा चौड़ा, तो सरफेस एरिया का मैथमेटिक्स करोगे वो सर कम है। तो इसीलिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको जनरली बोला जाएगा कि भैया शांति से तुम राउंड वायर वाइंडिंग इस्तेमाल करो। तो उसमें पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है कि सर कॉपर फिल कम है। यानी कि आप एक सरफेस एरिया निकालो, कितना वॉल्यूम है मेरे पास, मतलब मान लो कितना लीटर में जगह है जितना में हम कॉपर डाल सकते हैं। सर आपका 1 लीटर जगह है, कितना कॉपर डाल पा रहे हो? 40 से 50 में बोल जाइएगा, उससे ज़्यादा कॉपर नहीं जाएगा। तो कहने को आपके पास सर यहाँ पे इतना अगर कॉपर हम डाल देते हैं सर मोटर एकदम 100 किलोवाट का हो जाएगा, सर नहीं डाल पाओगे ना, उतना जगह ही नहीं है। तब जब वो सब जगह कैलकुलेशन करोगे, सर ये 50 किलोवाट का भी नहीं बन रहा है, तो दिक्कत वो होता है। इसीलिए इससे अब लोग थोड़ा भाग रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको बैलेंस करना है कि सर हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए या हाई कॉपर फिल चाहिए। अब आता है हेयर पिन वाइंडिंग, या भी पूरा मार्केटिंग में गिमिक, एकदम लेटेस्ट जेन टेक्नोलॉजी, पूरे पावर प्लांट उसी पे चल रहे हैं। तो हेयर पिन जो है डेंसिटी बम बम देता है, यानी कि कितना कॉपर आप डाल पा रहे हैं अपने स्लॉट में, वो अति बम बम देता है। तो ये उसकी अच्छी बात होगी, कॉपर डेंसिटी, यानी कि मोटर छोटा कर पाते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग बढ़ जाता है। सब चीज़ बहुत बढ़िया, कॉपर फिल फैक्टर, इसीलिए बोल रहे हैं डेंसिटी मोटर आपको ऑलमोस्ट 10 से 30% ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिए वो आप। तो ये तो अच्छी बात होगी। साइड इफेक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं पसंद है। यानी कि अगर आपको कोई लो फ्रीक्वेंसी हाई टॉर्क वाला मोटर है, हेयर पिन बम बम, पावर प्लांट अति बम बम, वो 50 हर्ट्ज पे चल रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर हम इससे ना 400 हर्ट्ज का मोटर चलाएंगे, इट्स लाइक चला सकते हो, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आप चला सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लॉसी हो जाएगा। इट्स लाइक नॉट
नहीं हुआ। तो वो आपको बैलेंस करना होता है, यही थैनोस आके बैलेंस करेगा ये दोनों के बीच में। सर हेयर पिन में ये मिल रहा है और आपको राउंड वायर में वो मिल रहा है। और उस सब से भी आगे एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे हम लोग कहते हैं पीसीबी स्टेटर। ये इसका भी अलग फ़ायदा है, अलग नुकसान है। और इसका मैं सबसे अच्छा देख सकता हूँ कि एक्सियल फ्लक्स मोटर पे ये बम बम काम करेगा। और अगर इसकी एफिशिएंसी अच्छी बना दी गई तो मैं आराम से, तो इन व्हील हाई पावर मोटर। आप लोग देखना कि अगर ओला का स्कूटी में मोटर अलग से है तो बाकी सारे सस्ते स्कूटी में मोटर चक्के में क्यों डाल रहे हैं? वो ज़्यादा बेटर नहीं है? बातें बेटर है लेकिन हाई पावर नहीं निकाल पा रहे हैं उससे। अगर हाई पावर निकाल पाते तो कुत्ता थोड़ी खाता है ओले को कि भैया हम चक्का में डालेंगे मोटर, मोटर से लगाएंगे, फिर एक बेल्ट से दूसरा चक्का चलाएंगे, फिर दूसरा चक्का से छोटा चक्का चलाएंगे जो हमारा चक्का चलाएगा। वो सब थोड़ी करना है, कुत्ता थोड़ी काटा है। लेकिन बात वही है कि ट्रैक उतना जो ऊम्फ चाहिए वो नहीं मिल रहा था बीएलडीसी जो चक्के में रहे। आइडियली आप हमेशा वही चाहोगे, मोटर चक्का, हुलुलुलु नहीं, गियर बॉक्स का हुलुलुलु नहीं, दाशल से नो टू हुलुलुलु। तो वही समझिए कि पीसीबी स्टेटर ये ऑलमोस्ट काम कर सकता है, इस पे भी गाड़ी खुल गई। तो ये 3 चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप तीनों के बीच में बैलेंस करेंगे। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में देखिए कि अब मोटर जो है, शुरू-शुरू में गरीब लोग का मोटर था, जनरली डेटा वायरिंग करके दे दिया जाता था। 3 पॉइंट वायर आपका मतलब इस मोटर को खोल के देखिएगा 3 ठो निकला रहेगा। और फिर उसके बाद किसी ने ट्राई किया, एक काम करो चौथा निकाल दो, तो वो वाई पॉइंट मोटर आउटपुट निकलने लगा। अब किसी को आइडिया आया, काम करो 6 का 6 निकाल दो। अब आप लोग 3 फेज़ मोटर को खोल के देखोगे तो उसमें रहता है ना हमेशा 6 पॉइंट रहता है, ऐसे 3-3 ठो रहते हैं। आप इसको शॉर्ट करके ये बना सकते हो, डेल्टा बना सकते हो, या खोल के उसे वाई भी बना सकते हो। वो आपके रहते हैं, इसीलिए वो 6 पॉइंट देते हैं कि सर आपको जो चाहिए। मोटर का सिग्नेचर आप बदल सकते हो। अब रहा बात की बाय द वे आप लोग पूछेंगे कहाँ है? मैं नीचे यूट्यूब पे दे दिया हूँ। यूट्यूब में बहुत चीज़ है सर, अच्छे से खोजो सब मिलता है। तो ये मिल जाएगा। अब रहा बात की एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, जब से ये शुरू हो गया, बड़े मोटर्स में ये था लेकिन वो गाड़ी के अंदर कोई नहीं डाल रहा था। तो अभी एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं ओपन एंडेड वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग का पूरा 6 पिन आउटपुट है और 2 इन्वर्टर। एक साइड में एक इन्वर्टर, दूसरे में दूसरा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पूरा जब भी एसी के साथ आप बात कर रहे हैं, हार्मोनिक्स आ जाता है हुलुलुलु करने के लिए। तो वो हुलुलुलु को घटाने के लिए भैया नहीं ठीक है। तो मतलब एक वेव आप एक साइड से पीडब्ल्यूएम चला रहे हो, दूसरे साइड से काउंटर पीडब्ल्यूएम चला रहे हो कि उसकी साइड इफेक्ट को मैनेज कर सकें, और इससे कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि 3 फेज़ मोटर में आपको डेल्टा वाई स्टार्टर मिल जाएगा, वाई डेल्टा स्टार्टर मिल जाएगा। वो सबका परदादा है अगर आप दोनों साइड में अलग से इन्वर्टर लगा सको। नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, जो लोग मोटर इन्वर्टर की पढ़ाई करते हैं वो आपको बता देंगे। उसे कहते हैं ट्विन इन्वर्टर्स। तो वो अभी तक मैंने सिर्फ किया के मोटर में देखा है कि किया वो ट्राई कर रहा है, नीचे वीडियो दे दिया है। फिर हो गया स्क्यूड स्टेटर या रोटर। जनरली रोटर को स्क्यू करता है। तो देखिए रोटर में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक सीधा लाइन नहीं है। ऐसा क्यों घुमा उसको क्यों रहे हैं? उसको घुमाने से ना कॉगिंग टॉर्क का इशू नहीं होता, मतलब ऐसे जिटर नहीं करेगा, वो घूमने नहीं लगेगा। तो उसका फायदा होता है, उससे नॉइस कम होता है। जितना आप नॉइस कम करेंगे, जितना जिटर कम करेंगे, बेरिंग उतना लंबा चलेगा। तो ये करने में खर्चा आएगा कंपनी को। तो कंपनी क्यों खर्चा कर रही है? कंपनी इसलिए कर रही है कि उनको ये है कि सर हम इसको मान लीजिए सीधा रख के डाल दिए, सस्ते मैन्युफैक्चर हो गया, सब खुश, बल्ले बल्ले। सर 5-5 साल के बाद ही लोग आ जा रहे हैं, सर आपका गाड़ी नहीं चल रहा है क्यों भैया? बेरिंग हुलुलुलु कर गया। तो इसीलिए बेरिंग को जाना भी सोचना पड़ेगा। और ये थोड़ा-सा मतलब टॉर्क घटाता है लेकिन एफिशिएंसी थोड़ा-सा बढ़ाता है, और स्टार्टिंग स्टॉपिंग तो बहुत बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसको अब सब लोग कर रहे हैं। अब रहा बात की मान लीजिए रोटर में ज़्यादा तिगड़म है, जैसे कि ये रोटर है, तिगड़म वाला रोटर है। तो रोटर में ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? स्टेटर को घुमा दो, वो ज़्यादा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं, संभव नहीं है। तो ये सब ऑप्शन है। वही कॉगिंग टॉर्क का इशू और नॉइज़ का इशू घटा देंगे। और इस तरह से नॉइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? नॉइज़ का मतलब है कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा है, और अगर आप सुन पा रहे हैं यानी वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन का मतलब है एनर्जी लॉस हो रही है, आप वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत एफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ता है। हो गया। तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो मोटर है वो एसी ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर, मैंने पहले ही बता दिया। और क्योंकि इसमें रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं लगता है कि सर चाइना बोलेगा हम आपकी ले लेंगे, तुम बोलेगे जाओ यार हुलुलुलु कर जाओ, हटो हटो, तुम हुलुलुलु, तुम नियोडिनियम अपने पास रखो, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हटो। तो वो सबसे बढ़िया है। और उसमें बोल रहे हैं इंडिया में भी बना सकता है, टाटा भी बना सकता है, महिंद्रा भी बना सकता है कि सर हमको बहुत बहुत सप्लायर लोग हुलुलुलु पे हर सही दीर्घई कर रहे थे, हटो यार कॉपर तो अपने पास है ही, अपने से बना लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें मेहनत आपको फ्रंट लोडिंग है, यानी कि पहले से आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि स्टेटर कैसे बनाएं, रोटर कैसे बनाएं। स्टेटर तो कॉपी पेस्ट है लेकिन रोटर के लिए तिगड़म है। और जनरली 2 कंपनी मुझे दिखी है, मेल करके, और एक I2SM नीचे दिया हुआ वीडियो। तो एक कंपनी है पीसीबी इसका इस्तेमाल कर रही है कि आपका कॉइल, और हाँ इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जाता है। जो आपका
रोटर में एनर्जी डालने के लिए आप इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेकिन मोटर घुमा हुआ है तो उसमें कैसे चाहिए, डीसी नहीं भेज पाइएगा। तो एसी आप रखते हो, एसी जाता है आपका रोटर में, ये जैसे ट्रांसफार्मर में होता है ना एयर गैप, वैसे ही समझिए एयर गैप है, उससे आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसमें भी वही है, एयर गैप से एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है, तो फिजिकल कोई टच नहीं हो रहा है, एयर गैप से एनर्जी गई, एनर्जी जाने के बाद वहां पे एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर सर्किट है, वो डीसी बनाता है, डीसी बना के डाल देता है आपका रोटर में, फिर रोटर बम बम अब आप चलाए। और इसका फायदा ये होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर में कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत वेस्टफुल है। मैग्नेट में वही बैक ईएमएफ बना के आपसे लड़ने लगता है। ये बोलता है सर कोई काहे लोड ले रहे हो, आपको सर लो आरपीएम पे बहुत रोटर करंट चाहिए, हम दे देते हैं। आपको सर हाई आरपीएम पे कम चाहिए ताकि बैक ईएमएफ ना हो, हम दे देते हैं। आपको सिंक्रोनस चाहिए ताकि एफिशिएंसी अच्छी रहे, हम दे देते हैं सर। सो बेस्ट है, टेक्निकली बेस्ट है, और इसका रनिंग ये बोलते हैं पावर फैक्टर 1 है, यानी कि ये रजिस्टर जैसा चलता है, आपका इन्वर्टर भी बोलेगा पावर फैक्टर उसको करेक्ट नहीं करना। तो इस मोटर में जो पेनल्टी आएगा कि आपको इन्वर्टर जो है वो तो खुश रहेगा, मेन इन्वर्टर जो स्टेटर का बिजली को मैनेज कर रहा है वो खुश है कि सर हमें लोड नहीं लेना है, पावर फैक्टर 1 मिल रहा है और हर चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं। सर हाई आरपीएम चाहिए, सर बैक ईएमएफ हो रहा है, अरे कम कर दो, सर काहे लोड ले रहे हो, बहुत बढ़िया है। और आइडलिंग कर सकते हैं, ये समझिए कि जितने भी मैग्नेट मोटर है उसे आइडलिंग नहीं कर सकते। अगर वो घूमने लगा, जैसे मान लीजिए कि अपने गाड़ी में आप फ्रंट और रियर मोटर दे दिया, अब वो घुमा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एनर्जी बचाने के लिए मैं रियर बंद कर देता हूँ, आप कर दीजिएगा, फायदा नहीं होगा। बोले क्यों, उसमें मैग्नेट है ना, मैग्नेट कॉपर वाइज से घूम रहा है ना, वो एडी करंट बना के फालतू का ब्रेक जैसा करे, ड्रैग बढ़ जाता है। इंडक्शन में ये दिक्कत नहीं है, इसमें अरे करंट बंद कर दो यार, लोड काहे ले रहे हो, करंट बंद करो। तो सबसे बेस्ट मोटर है। और मुझे हंसी लगती है, दोनों कंपनी का मैंने देखा है, दोनों उल्टा चल रहे हैं। वो स्टेट या हेयर पिन इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेटर में, और रोटर में इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपर वाइंडिंग। लाइक सर रोटर में डीसी जा रहा है, रोटर में ठूसो ना आप कॉपर, रोटर में ठूसो कॉपर, वहां पे फायदा होगा कॉपर का, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां पे आप धांधली कर रहे हो, और जहां एसी करंट जा रहा है वहां पे आप हेयर पिन इस्तेमाल कर रहे हो। सर ये मेरे को बड़ा हंसी लगा, बड़ा उल्टा लॉजिक है। और हाँ, आपका मान लो कि सर आप उसे स्क्यू करना चाहते हो ताकि कॉगिंग टॉर्क नहीं रहे, ठीक है ना सर, रोटर को नहीं घुमा सकते, स्टेटर को तो स्क्यू कर सकते हैं, कम मोटर्स में यूज होता है लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि स्क्यूड रोटर आपको, ये स्टेटर नहीं मिलेगा मार्केट में, कंपनी तो बना ही देती है, तो वो भी कर सकता है। तो ये सब बेस्ट मोटर है। तो ये सारी चीज को बैलेंस कीजिए, मास प्रोड्यूस कर सकते तो ही हो सकता है, तब जाके बेसिक लेवल हो गया मोटर का। इससे ज्यादा सीरियस पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सरफेस लेवल मोटर सब जो लगते हैं आपके ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक तो कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा मेरा इंग्लिश चैनल पर देख लीजिए, मैंने नीचे लिंक दे दिया है। आप कमेंट भी लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की भी कभी कभी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अपडेट देखा, चैनल मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।